तो भाई आज के इस वीडियो को तुम कह सकते हो कि ये कुछ सम काइंड ऑफ मूवी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक्सुमा मूवी के बारे में, जहां पर हम जानेंगे जापान और कोरिया के इतिहास के बारे में और कुछ कुछ रिचुअल्स के बारे में भी। एंड इसीलिए यहाँ पर मुझे तुम्हें बहुत कुछ समझाना भी है और खुद काफ़ी कुछ समझना भी है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें हमारे मेन कैरेक्टर से परिचित करवा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं वारिम और बोंगिल। ये दोनों एक टाइप ऑफ शमन हैं जिनको इनवाइट किया है पार्क फैमिली ने, क्योंकि उनका नवजात शिशु बहुत ही बुरी हालत में है एंड इनकी ये प्रॉब्लम कई आगे के जनरेशन से चली आ रही है। अब इसके बाद आते हैं सांगदोक, जो कि यहाँ पर एक जियोमैंसर है। अब देखो, कोरिया और चाइना के कल्चर में यह माना जाता है कि कोई भी काम करने से पहले उन्हें एक अच्छी लोकेशन की ज़रूरत है, जैसे कि मान लो कोई घर बनाना या फिर किसी मृत इंसान को दफनाना। एंड इन्हीं लोकेशंस को डिसाइड करते हैं जियोमैंसर, ऑल्सो नोन एज फेंग शुई। अब इसके बाद हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम है यंगन, और ये लोगों के लिए फ्यूनरल वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। अब जब मिस्टर पार्क अपनी प्रॉब्लम वारिम और बोंगिल को बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये ग्रेव कॉलिंग का मामला है। मिस्टर पार्क के दादाजी अपने पूरे ब्लड लाइन को सप्रेस कर रहे हैं एंड इसीलिए अब उनके कब्र को फिर से रिवरी करना होगा एंड इस काम को ये चारों मिलकर अंजाम देते हैं। अब इसके बाद ये लोग उस कब्र को देखने जाते हैं तो वहाँ पर सांगदोक सबसे पहले ये समझ जाते हैं कि यह जगह काफ़ी ज़्यादा श्रापित है, क्योंकि उस कब्र के आसपास बहुत सारे फॉग्स घूम रहे थे। एंड जब सांगदोक मिस्टर पार्क से यह पूछते हैं कि उस समय किसने ये इजाज़त दी थी कि उनके दादाजी के कब्र को यहाँ पर दफनाने के लिए, तो मिस्टर पार्क ये कहते हैं कि उस समय एक मॉन्क था जिसका नाम था जिसुने, उन्होंने ही ये परमिशन दी थी। अब ये जो नाम है जिसुने, वो एक जापानीज नाम कित्सुने से बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है, जिसका मतलब है फॉग्स डीमन। एंड इसकी ताकत बढ़ती उम्र के साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है। अब इसके बाद सांगदोक मिस्टर पार्क से ये पूछते हैं कि आप लोग तो बहुत ही अमीर है, तो ये कब्र इतनी सिंपल से क्यों? तो जवाब में वो ये कहते हैं कि उस समय ग्रेव रॉबरीज बहुत होती थी, इसीलिए। अब देखो, ये बात जो है वो सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर हम किसी के बॉडी को दफनाते हैं तो उनके साथ उनके चीज़ों को भी दफना देते हैं। एंड एक रिच पर्सन का कब्र मतलब बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें, तुम समझ ही सकते हो। तो इसीलिए इन्होंने इस कब्र को सिंपल सा ही रखा ताकि किसी को पता ही ना चले। मिस्टर पार्क अपनी बेटे की दुहाई देकर सबको ये काम करने के लिए मना लेते हैं एंड अगले ही दिन ये लोग कुछ रिचुअल्स के साथ इस कब्र को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो, इन रिचुअल्स के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर 5 पिक्स थे जिनको एसोसिएट किया गया था उन 5 वर्कर्स के साथ जो कि इस कब्र को खोदेंगे, क्योंकि अगर कोई भी आपत्ति भी आई तो वो इन 5 पिक्स के ऊपर से गुजरेगी। एंड फाइनली अब उस कब्र को खोदकर उस कॉफिन को निकाला जाता है। बट ये कॉफिन काफ़ी यूनिक था, जो कि सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही यूज़ किया जाता था। अब इस कॉफिन को वो लोग जल्द से जल्द मुर्दा घर में ले जाते हैं ताकि उसको तुरंत ही जला दिया जाए। बट इसके बाद भी वहाँ पर एक वर्कर था इस आशा में कि उसको कोई एक्सपेंसिव चीज़ मिल जाए, बट इन रिटर्न उसको दिखता है एक ह्यूमन हेड वाला सांप, जिसको देखकर वो तुरंत ही मार देता है। अब ये ह्यूमन हेड वाला सांप क्या है उसको लेकर हम बाद में बात करते हैं। अब वहाँ का मौसम तुरंत ही बदल जाता है, दैट मीन्स कि उस सांप को मारने से कोई अपशगुन हो गया है। अब सांगदोक वापिस आते समय एक टेम्पल में जाते हैं और उस कब्र के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ उसे यह पता चलता है कि यह जगह 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है एंड यहाँ पर जिसुने नाम का कोई मॉन्क था ही नहीं। और उसने भी वो र्यूमर सुने थे कि कई सारे ग्रेव रॉबरीज के ग्रुप्स उस कब्र को खोदने आए थे, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था। एंड इनफैक्ट वो जो ग्रुप रॉबरीज के ग्रुप्स थे उनका टूल इस टेम्पल में वो छोड़ कर गए हैं। इन अदर साइड हम ये देखते हैं कि मुर्दाघर का एक स्टाफ अपने लालच के कारण उस कॉफिन को खोल देता है एंड दादाजी की आत्मा एस्केप कर जाती है। इसके तुरंत बाद ही दादाजी जाकर के मिस्टर पार्क के पिताजी और माताजी को मार देते हैं। एंड जब यह खबर सांगदोक को मिलती है तो वो तुरंत ही मिस्टर पार्क के घर के लिए निकल जाते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वारिम ये कोशिश करती है कि वो दादाजी के आत्मा को बोंगिल के शरीर में ला सके और उनको फिर से कॉफिन में बंद कर सके।
वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सक्सेसफुल भी होती है, बट कुछ ही मिनट बाद दादाजी यहाँ पर फिर से भाग जाते हैं। एंड यहाँ से भागने के बाद दादाजी मिस्टर पार्क को भी मार देते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये वाला सीन सबसे क्रेजी एंड कन्फ्यूजिंग था। इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। आफ्टर दिस दादाजी उस छोटे नवजात शिशु को भी मारने ही वाले होते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ दादाजी के उस कॉफिन को जला दिया जाता है एंड इसीलिए दादाजी के आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है। अब इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, बट सांगदोक को अचानक ये पता चलता है कि जिस वर्कर ने उस सांप को मारा था अब उसकी हालत भी समय के साथ साथ बिगड़ती जा रही है। एंड इसी कारण सांगदोक फिर से उस कब्र के पास जाते हैं। एंड ये सांप क्या है? देखो, कोरिया और जापानीज के कल्चर में ये ह्यूमन हेड वाला सांप एक योकाई है, जिसको हम लोग न्यूरे उन्ना के नाम से भी जानते हैं। एंड इस न्यूरे उन्ना को वाटर एलिमेंट से भी एसोसिएट किया जाता है। खैर, अब इसके बाद जब सांगदोक उस कब्र के पास जाते हैं तो जैसा कि उस वर्कर ने बताया था, सांगदोक ने भी वो ह्यूमन हेड वाला सांप देखा। एंड आसपास थोड़ा और भी खोदने के बाद सांगदोक को वहाँ पर एक और कॉफिन भी मिला, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज से काफ़ी बड़ा था। एंड उस कॉफिन को बहुत ही अच्छी तरीके से बांधा गया था। दैट मीन्स कि ये कोई नॉर्मल कॉफिन तो था ही नहीं। तो सांगदोक तुरंत ही अपनी टीम को कॉल करती है एंड ये लोग उस कब्र को निकालकर पास वाले मंदिर पर रुकने के लिए सोचते हैं और उस कब्र को बहुत सारे रिचुअल्स के साथ, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ रिचुअल्स के साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं। मिस्टर पार्क के फैमिली से पूछने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि हमें इस दूसरे कॉफिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। देन सांगदोक ये कहते हैं कि देखिए, मैंने कुछ बैकग्राउंड चेक किए हैं जिससे कि मुझे ये पता चला है कि मिस्टर पार्क के दादाजी एक देशद्रोही थे। यानी कि जब जापान और कोरिया के बीच युद्ध हुआ था तो मिस्टर पार्क के दादाजी ने जापान का समर्थन किया था अपने देश को छोड़कर। एंड शायद इसीलिए ही जिसुने नामक मॉन्क ने उसको पनिश किया था। जहां मिस्टर पार्क की आंटी एग्री करती है और सांगदोक को एक फ़ोटो देती है जहां हम जिसुने को देख सकते हैं और भी कई सारे लोगों के साथ। एंड अब इसके बाद ये लोग खाना वाना खाकर अपना सोना जाते हैं, पर वारिम अपने बहन को फ़ोन कर जिसुने के बारे में पूछती है, जहां हमें ये पता चलता है कि जिसुने को एक जापानीज फॉक्स कहा जाता था और वो भी अपने समय का बहुत ही पावरफुल एक शमन था। अब इसके बाद उस टेम्पल के एक बुरे आदमी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके पीछे पीछे वो बाहर निकल जाता है। एंड उनके ही पीछे बोंगिल भी बाहर निकल जाता है कि भाई क्या मैटर हुआ, ज़रा मैं भी तो देखूं। एंड वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा सा इंसान कुछ भेड़ बकरियों को चीर रहा है, मार रहा है। एंड वो ऑलरेडी 2 इंसानों को मार कर रखा है। ये देखकर तुरंत ही बोंगिल घबरा जाता है एंड उस कमरे को चेक करता है जहाँ पर उस कॉफिन को रखा गया था, जहाँ हम ये देखते हैं कि वो कॉफिन बहुत ही बुरी हालत में टूट चुका है एंड उसका ऊपर वाला छत भी। इसका मतलब उस छत को चीरता हुआ कोई तो वहाँ से बाहर निकला है। अब इसको देखते ही बोंगिल वारिम को तुरंत ही बुलाता है एंड खुद ही दूसरे लोगों को जगाने के लिए चला जाता है। अब जहाँ वारिम उस कमरे में अकेली थी एंड तभी वो लंबा चौड़ा सा आत्मा उसके सामने आ जाता है। उसको देखते ही वारिम फट से वो डाउन करती है एंड वो आत्मा पूछता है कि क्या कोई इंसान अंदर है? तो उसके जवाब में वारिम कहती है कि नहीं जनाब, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि आपकी सेवक हूँ। तो वो आत्मा कहता है कि अगर तुम मेरी सेवक हो तो जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, जैसे कि मीठी मछली। अब देखो, यहाँ पर एक और शब्द भी था जो कि मुझे समझ नहीं आया, उसके लिए माफ़ करना। अब देखो, यहाँ पर वारिम के पास कोई मछली वगैरह तो थी नहीं, तो इन रिटर्न उस समुराई के लिए वारिम के पास कोई भी जवाब नहीं था, जिससे कि वो आत्मा ये समझ गया कि वारिम एक इंसान है। अब इसके बाद वारिम वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी बोंगिल उस आत्मा पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस आत्मा को 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड वो बोंगिल के रिवर के पास अटैक करता है, जिससे कि बोंगिल की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। एंड इसके बाद वो एक आग के गोले में तब्दील होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ये लोग बोंगिल को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ वो क्रिटिकल से बाहर तो आ जाता है, बट अब बोंगिल उस समुराई स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो चुका है। पर सवाल देखो अब भी यही था कि उस समुराई की कब्र दादाजी के कब्र के पास क्यों थी, आखिर क्यों? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए सांगदोक फिर से उस टेम्पल में जाते हैं जहां उन ग्रेव रॉबर्स का टूल्स रखा हुआ था। एंड वहीं पर सांगदोक को एक फ़ोटो मिलती है जहां हम उन ग्रेव रॉबर्स को देख सकते हैं। एंड वहां पर एक किताब थी जो कि हमें जापान और कोरिया के इतिहास के बारे में बताती है।
अब आप में से कई सारे लोगों को यह पता होगा कि जापान ने कोरिया को सन 1592 में आक्रमण किया था, जिसके बाद से इन दोनों का रिश्ता कुछ खास था नहीं। एंड उस समय में मिस्टर पाक के दादाजी अपने देश को ही धोखा दे रहे थे, यानी कि वो कोरिया से होने के बावजूद भी वो जापान का समर्थन कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड जिसु ने, जो कि एक बहुत ही पावरफुल समन था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था कोरिया को बर्बाद करना। एंड इसीलिए उसने कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर अपने श्रापित रॉड्स डलवाए थे ताकि वो उसके मदद से कोरिया के लैंड्स के फ्लो ऑफ एनर्जी को बर्बाद कर सके। एंड इसके मदद से कोरिया कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पर उन्हीं रॉड्स को उन ग्रेव रॉबर्स का टूल कहा जा रहा था। अब इस बुक को पढ़कर सांगदोक को यह पता चल गया था कि वो कोई ग्रेव रॉबर्स थे ही नहीं, बल्कि वो कोरिया के ही कुछ लोग थे जो कि अपने देश से प्यार करते थे। एंड वो इसीलिए उन स्पेसिफिक जगह पर जाकर उन रॉड्स को निकाल रहे थे ताकि उनकी देश की तरक्की हो पाए। एंड जहाँ मिस्टर पाक की दादाजी की कब्र थी, वहाँ पर भी एक लास्ट रॉड थी। एंड उसी रॉड को वो समुराई प्रोटेक्ट करता आ रहा है। अब आगे तुम्हें यही पता करना है कि क्या ये लोग उस समुराई स्पिरिट को डिफीट कर पाएंगे, और अगर डिफीट करेंगे भी तो कैसे करेंगे, और बोंगिल जो कि अब उस स्पिरिट से कनेक्ट हो चुका है, उसकी एंडिंग क्या होने वाली है। देखो यार, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी कहानी बताने तो वाला था, बट मूवी देखने के समय तुम्हें भी तो ये रियलाइज होना चाहिए ना कि अरे साला ये क्या हो गया, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड ही था। तो इसीलिए तुम यह मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से देखना। बस मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अपनी आंखें खुली रखना और सबटाइटल्स पर ध्यान रखना। एंड जिसु ने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ पर कोई भी जंप स्केयर्स तो थे नहीं, इसीलिए मूवी थोड़ी सी डाउनग्रेड जाती तो है, बट इसकी मिस्ट्री की वजह से वो वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा कवर अप हो जाता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ जंप स्केयर आपको डराती है, बट इसकी मिस्ट्री आपको चकित कर देती है। इस मूवी में आप जापान और कोरिया के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। एंड इस मैटर को इन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको कई सारी छोटी छोटी बातें या फिर कुछ रिचुअल्स के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए वो उस समुराई के कब्र के आसपास जो चावल और हॉर्स ब्लड के साथ जो रिचुअल किया गया था, उसके बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता है। अब जिसके बारे में पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो हमने समुराई स्पिरिट को देखा कि वो लोगों के सिर्फ लिवर्स पर ही अटैक कर रहा था, वो इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक स्पिरिट लिवर्स को खाता है तो उसकी पावर और भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए वो उस स्पेसिफिक जगह पर ही अटैक कर रहा था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वो समुराई खुद ब खुद अपने कॉफिन से कैसे बाहर आया, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसुने ने कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही उन रॉड्स को गाड़ा था। एंड मिस्टर पाक के दादाजी के टूम पर भी उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था। एंड ये जो समुराई है वो हर रात को जागता था। एंड जब उस रात उसने अपने आप को उस लोकेशन पर नहीं पाया तो वो खुद ब खुद आज़ाद हो गया। एंड उस कॉफिन को तोड़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। अब इस मूवी में कुछ ऐसे भी सीन थे जो कि तुम्हें कंफ्यूज भी कर देंगी और अमेज भी कर देंगी। जहाँ सबसे टॉप में है मिस्टर पाक की डेथ। आई मीन, नॉर्मल थिंग्स में तो वो टॉप में ही है, क्योंकि मिस्टी वाला जो सीन है वो अलग है। क्योंकि मिस्टर पाक की डेथ कुछ इस तरीके से हुई, जब सांगदोक को यह पता चला कि दादाजी ने मिस्टर पाक के पिताजी और माताजी को मार दिया था, तो सांगदोक तुरंत ही मिस्टर पाक के घर के लिए निकल गए। एंड हमने वहाँ पर यह देखा कि मिस्टर पाक से सांगदोक फ़ोन में भी बात कर रहे थे और उनके दरवाजे पर भी दस्तक दे रहे थे। एंड यही सबसे कंफ्यूजिंग सीन है, क्योंकि कहाँ नहीं जा सकता ना कि कौन सच्चा है। साला विश्वास करे तो किस पर करे। एंड एज यूजुअल जो तुम्हारे फ़ोन में होता है वही रियल होता है, क्योंकि ऐसे सीन्स हमने कई सारे मूवीज़ में पहले भी देखे हैं। बट यकीन मानो, यहाँ पर मिस्टर पाक की जो दादाजी की आत्मा थी वो मिस्टर पाक से फ़ोन पर बात कर रहे थे। एंड जिस तरीके से मिस्टर पाक की डेथ हुई, उसकी जब मुंडी पूरी मतलब पीछे घूम रही थी, आई वाज लाइक कि भाई ये पूरा पीछे आएगा, लाइक बॉलीवुड स्टाइल होगा। बट ये लोग यहाँ पर हमें एक रियलिटी चेक देते हैं कि मिस्टर पाक की मुंडी पूरी घूमने से पहले ही वो बेहोश हो जाते हैं, मान लो कि एक अधमरे टाइप जैसे हो जाते हैं। एंड यहाँ पर यही सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब देखो, अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो तुम भी अपना फेवरेट सीन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ,
मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।